हेलो फ्रेंड्स, मैं भारती आपका स्वागत करती हूँ RJM स्टडी के यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होगे और आपको जो PDF फाइल प्रोवाइड की गई है उसमें से आप सब कुछ याद भी कर रहे होगे कंटेंट को। तो चलिए अब हम दिल्ली सल्तनत, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है भारतीय मध्यकालीन इतिहास में, उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेते हैं। यहाँ पर जो जो इम्पोर्टेंट होगा वो मैं आपको साथ साथ मार्क करती चलूँगी और आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए। दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड बच्चों कहा जाता है 1206 से 1526 AD तक। देखिए बच्चों, दिल्ली का जो टाइम पीरियड है वो 320 ईयर्स तक रहा है। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग वंशों ने शासन किया। वहाँ पर कौन था पहले? गुलाम वंश, खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद और फिर लोधी। इसको आप ऐसे देखिए जरा, गुलाम वंश, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। अगर आप इसी नाम से याद करते हो तो आप ऐसे एक ट्रिक बना सकते हो, जीके तो सरल है। आप बोल सकते हो जीके तो सरल है, ये इसकी ट्रिक हो जाएगी। लेकिन अगर कोई बच्चे इंग्लिश मीडियम के होते हैं तो वो इन नामों से भी याद कर सकते हैं। देखिए, स्लेव का क्या है? एस। खिलजी का क्या है? के। तुगलक का क्या है? टी। सैयद का क्या है? एस। और एल का क्या है? लोधी। वो अगर इन्हीं नामों से याद करना चाहे, क्योंकि यहाँ पर तो गुलाम से भी जी बन गया। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या करोगे? शक्तिशाली, ये तो आप हिंदी में एक वर्ड पढ़ते हो ना, शक्तिशाली, आप ये वर्ड भी याद कर सकते हो। और एक इनके बारे में जो संस्थापक होते हैं उनके बारे में भी पूछा जाता है। तो जो बच्चों मेरे को याद है मैं आपको वो बता रही हूँ, आप चाहे कोई और ट्रिक अपना लीजिए। मेरे को जो याद है कुछ ऐसा है, कुत्ता जल गया, कुत्ता जल गया, खिज्र बकलोल। देखिए, अब इससे क्या याद होगा? इनके संस्थापक याद होंगे। इससे क्या बनेगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। जल से क्या बनेगा? जलालुद्दीन खिलजी। गया से क्या बनेगा? गयासुद्दीन तुगलक। खिज्र से क्या बनेगा? खिज्र खां। और बकलोल से क्या बनेगा? बहलोल लोधी। ये इसका संस्थापक हो जाएगा। तो आप कोई और ट्रिक बना सकते हो, जो मेरे पास थी वो मैंने आपको बता दी, बस ये याद करने के लिए है। इसके अलावा इस ट्रिक का कोई और इंटेंशन नहीं है। अब आगे देखिएगा, गुलाम वंश जो है बच्चों वो 1206 से 1290 तक चला था। 1206 से लेकर 1290 तक चला था। 84 ईयर्स का इसका टाइम पीरियड है। आपको ये चीज़ें भी मार्क करनी होंगी खुद से कि कौन सा वंश कितने समय तक चला था। क्यों बच्चों, डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि दिल्ली में शासन करने वाला जो वंश था, सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला कौन था, या सबसे छोटे समय तक भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, या खुद से आप दिमाग लगा के इन चीज़ों को कहीं लिख लोगे तो वो आपको याद रह जाएगा। रिवीजन करोगे वो बार बार रिकॉल होती रहेंगी। अब आगे देखिए, गुलाम वंश के जो अन्य नाम है उसको क्या कहते हैं? दास वंश, क्योंकि ये गुलामों का वंश था। ठीक है, अब ममलूक वंश भी इसको कहा जाता है, या फिर इलबरी वंश भी इसको कहा जाता है। अब गुलाम वंश ने कुल कितने शासक दिए हैं? 11 शासक दिए हैं। तो चलिए इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। अब आगे देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक सबसे पहले इसी का नाम आता है। 1206 से 1210 तक इसने शासन किया था। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका जन्म कब हुआ था? 1150 AD में। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसकी राजधानी क्या थी? लाहौर थी। इसकी राजधानी क्या थी? लाहौर। सैन्य जो राजधानी थी इसकी वो कौन थी? इंद्रप्रस्थ थी। मिलिट्री कैपिटल कौन थी बच्चों? इंद्रप्रस्थ, यानी कि अपनी दिल्ली थी। गौरी का ये गुलाम था। किसका गुलाम था? गौरी का। मैंने आपको बताया था नायिका देवी से मोहम्मद गौरी का युद्ध हुआ था, और वो ऐसा हुआ था कि उसने उसको नपुंसक बना दिया था कि वो संतान उत्पन्न नहीं कर सकता था। तो इसी वजह से जो उसका गुलाम था इसने फिर वो शासन संभाला था, और बाद में इसने बहुत से और जो भी अधिकारी थे इसके साथ में, यल्दोस था, कुबाचा था, उनके साथ में इसने रिश्तेदारी या मैत्रीपूर्ण व्यवहार स्थापित कर लिया था। अब इसके बाद देखिए, इसे मिर्जा अजीज कोका से खरीदा था। किसने? जो गौरी है, गौरी ने इसे मिर्जा अजीज कोका से खरीदा था। बच्चों पहले ना बाजार लगता था, जैसे हम सामान लेते हैं ना, वहाँ पर गुलामों को भी बेचा जाता था। ठीक है, तो वहाँ से इसको खरीदा गया था। अब देखिए, मोहम्मद गौरी ने ऐबक को 2 उपाधि, मलिक और सिपह सलार की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, ऐबक गौरी का दामाद भी बना था बाद में।
ठीक है। गोरी ने इसे शुरुआत में अमीर ए आखुर का पद दिया था। अमीर ए आखुर का पद क्या होता है? जो घोड़ों का रक्षक होता है, अस्तबल का जो हेड होता है, घोड़े के अस्तबल का जो प्रमुख होता है, अमीर ए आखुर उसको कहा जाता है। ठीक है। इसकी मृत्यु चौगान खेलते समय हुई थी लाहौर में। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। चौगान खेलते समय किसकी मृत्यु हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी चौगान खेलते समय लाहौर में। तो ऐबक के दूसरे नाम क्या थे? पील बख्श, हाथियों का दान करने वाला, लाख बख्श, लाखों का दान करने वाला, हातिम द्वितीय और कुरान खा। कुरान खा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको पूरी की पूरी कुरान याद थी बच्चों, इसलिए इसको कुरान खा की उपाधि मिली थी। ठीक है। पील बख्श, लाख बख्श, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। अब आगे देखिए, ऐबक ने कभी भी अपने नाम का कोई सिक्का नहीं चलाया और ना ही खुतबा। खुतबा क्या होता है? प्रशंसा पत्र। वो जो इनके मंत्री वगैरह ऐसे पढ़ते हैं ना बच्चों कि इस राजा ने ये काम करवाए, ये बावड़ी बनवाई, तालाब बनवाए, फलाना करवाया, दकड़ा करवाया। तो इस महाराज ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। क्यों? क्योंकि ये खुद को एक गुलाम समझता था। ठीक है। इसीलिए इसने ना तो कोई सिक्का चलवाया और ना ही इसने खुतबा कोई भी पढ़वाया था। ऐबक बख्तियार काकी का शिष्य था और इसी में बख्तियार काकी के लिए ही इसने कुतुब मीनार का निर्माण स्टार्ट करवाया था। बख्तियार काकी के गुरु कौन थे? मोइनुद्दीन चिश्ती। वो आपको मैंने पहले बताया था, उसकी अजमेर में दरगाह है। बख्तियार काकी के गुरु मोइनुद्दीन चिश्ती और बख्तियार काकी किसका गुरु? ऐबक का गुरु। ठीक है। आई होप ये आपको याद हुआ होगा। अब आगे देखिए, ऐबक के निर्माण कार्य ऐबक ने करवाया क्या क्या था? ऐबक ने इम्पोर्टेंट वही है, पहले यही देख लेते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था। उसकी हाइट कितनी है? 72.5 मीटर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुतुब मीनार की हाइट कितनी है? 72.5 मीटर। कुतुब मीनार को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में 1993 में शामिल किया गया था। अब देखिए, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में और उत्तर भारत की पहली मस्जिद है ये कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, जो कि दिल्ली में बनाई गई थी। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बनवाया था। वहाँ पर ना पहले कोई यूनिवर्सिटी होती थी, विश्वविद्यालय होता था और वो बहुत सुंदर था और इसने उसको तुड़वाया और वहाँ पर 2.5 दिन में, ठीक है, 2.5 दिन में 24 और 12, 2.5 दिन में ही, इतने घंटों में ही इसने झोपड़ा बनवाया। और वहाँ पर जो मजदूर थे, जिन मजदूरों ने काम किया था बच्चों, उनको रेस्ट भी नहीं करने दिया और खाना भी नहीं दिया। इस वजह से बहुत सारों की तो डेथ हो गई थी, लेकिन इसने अपना काम रुकवाया नहीं। ये वहाँ पर टेम्परेरी रुका था और इसने कहा कि इसी समय में ये चीज़ बन जानी चाहिए, तब ये बनी थी, इसलिए उसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। अब देखिए, ऐबक को ही गुंबद कला और मेहराब कला का जनक कहा जाता है। बच्चों, गुंबद कला होती है ये वाली, ये जो शेप होती है ना चीज़ों की, ये गुंबद कला होती है। लेकिन एक और शेप होती है ऐसे ऐसे और ये करके जो होती है, इसको मेहराब कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? मेहराब। और ये वाली कौन सी है? गुंबद। ठीक है। तो इसने दोनों कलाओं का यहाँ पर इसको जनक कहा जाता है। पहले ऐसी कोई भी मस्जिद या कोई भी चीज़ों का निर्माण ऐसे नहीं होता था। ऐबक का एक दरबारी कवि था, उसको क्या नाम था? हसन निजामी। उसकी पुस्तक क्या है? ताजुल मासिर। ताजुल मासिर इसकी एक किताब है। ठीक है। अब देखिए, ऐबक का मकबरा लाहौर में इल्तुतमिश ने बनवाया था। ऐबक का जो मकबरा है लाहौर में, इसकी डेथ हुई थी लाहौर में, तो वहीं पर इसका मकबरा बनवाया इल्तुतमिश ने। किसने बनवाया? इल्तुतमिश ने। अब देखिए बच्चों, सेकंड नंबर आता है आराम शाह का। आराम शाह 1210 से लेकर 1211 तक का टाइम पीरियड है और इसको इल्तुतमिश ने हरा दिया था। ठीक है, जूड के युद्ध में हराया था। इसके बारे में ज़्यादा कुछ खास करने का नहीं है। अब नंबर आता है इल्तुतमिश का। इसे गुलाम का गुलाम कहा जाता है। इल्तुतमिश किसका गुलाम था? ऐबक का। जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसका ये गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? मोहम्मद गोरी का। इसीलिए इसको गुलाम का गुलाम कहा जाता है। ठीक है, गुलामों का गुलाम नहीं, कंफ्यूज नहीं होना इससे, इसे गुलाम का गुलाम कहा जाता है। अब देखिए, स्लेव ऑफ स्लेव। ठीक है, इसकी उपाधि क्या थी बच्चों? अमीर उल उमरा। ठीक है, इसके पिता का नाम कौन था? इलम खान। इसने राजधानी कौन सी बनाई? दिल्ली। इल्तुतमिश को दिल्ली में सल्तनत काल का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है।
फिर से वही बात आ गई बच्चों, वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? उनको कहते हैं जो उस वंश को, उस टाइम पीरियड की थोड़ी बहुत ख्याति दुनिया में फैलाता है। ठीक है। अब इल्तुतमिश ने क्या किया था? इक्ता की प्रथा चलाई थी। तुर्क के चहलगानी यानी कि 40 सरदार, 40 लोगों का ऐसा ग्रुप बना दिया था जो थोड़े बहुत अमीर होते थे, और उनको भी इसने अपने साथ मिला लिया था कि भाई हम सब मिलके शासन करेंगे, और वो उनकी हेल्प करते थे। ठीक है। अब आगरा में न्याय का घंटा किसने लगवाया था? इसी ने लगवाया था। इल्तुतमिश के जो समय का इतिहास है वो तारीख फिरोजशाही में लिखा गया है, और उसका लेखक कौन है बच्चों? बरनी है। उसका लेखक कौन है? बरनी है। अब खलीफा से खिलाफत, खिलाफत नहीं खिलफत आएगा यहाँ पर, खिलफत प्राप्त करने वाला पहला सुल्तान यही बना था। तराइन का युद्ध, तराइन का युद्ध 1200, तीसरा युद्ध 1215 एडी में यल्दोज को इल्तुतमिश ने हरा दिया। यल्दोज को इल्तुतमिश ने हरा दिया। देखिए पहले इन्होंने जानबूझ के नहीं किया था युद्ध, क्योंकि वहाँ पर उनका रिश्तेदार कुतुबुद्दीन ऐबक था। फिर आराम शाह वो ज़्यादा देर तक नहीं रहा, इसके बाद इल्तुतमिश का नंबर आया, इसलिए इसके साथ युद्ध हुआ। अब आगे देखिए। अब देखिए बच्चों, इसने मुद्रा कौन सी चलाई थी? जीतल और टंका। जीतल जो है तांबे का होता था, और टंका चांदी का होता था। टंका किसका होता था? चांदी का होता था। जीतल किसका होता था? तांबे का होता था। ठीक है। इल्तुतमिश के समय में 1221 में मंगोलों ने आक्रमण किया था। मंगोलों में जो चंगेज खां है उसने बच्चों आक्रमण किया था। ठीक है। मकबरा शैली का जनक किसको कहा जाता है? इल्तुतमिश को। मकबरा जो शैली उसका जनक किसको कहा जाता है? इल्तुतमिश को। सुल्तानगढ़ी का मकबरा इल्तुतमिश ने बड़े बेटे महमूद की याद में बनवाया था। सुल्तानगढ़ी का मकबरा इल्तुतमिश ने बड़े बेटे महमूद की याद में बनवाया था। टकसाल, जहाँ पर सिक्के ढाले जाते हैं, टकसाल का नाम सिक्कों पर लिखवाया। ठीक है। और ये क्या है? अतारकिन का दरवाजा जोधपुर में इल्तुतमिश ने बनवाया। अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है बच्चे, इसके दरबार में कवि था जिसका नाम था मिनहाज उस सिराज। ठीक है। इसकी एक बुक थी तबकात ए नासिरी, ये इम्पोर्टेंट है बच्चों, ये याद करनी है। मिनहाज उस सिराज इल्तुतमिश का दरबारी कवि था। अब इल्तुतमिश का जो मकबरा है वो दिल्ली में है। दिल्ली इल्तुतमिश ने ही खुद बनवा दिया था कि मेरे को यहाँ पर दफनाया जाए मेरी मौत के बाद, और 1236 में इसकी मृत्यु हो जाती है बच्चों। तो इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को पूर्ण करवाया था। उसका निर्माण किसने स्टार्ट करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इल्तुतमिश ने क्या करवाया? उसको पूरा करवाया। अब देखिए रकनुद्दीन फिरोज, ठीक है, उसकी माँ शाह तुर्कान और पिता कौन थे? इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश का जो ये बेटा ना बच्चों, ये लायक नहीं था। क्या था? नालायक था। ठीक है। ये सारा दिन हरम में रहता था। हरम क्या होता है? जहाँ पर बहुत सारी औरतों को रखा जाता है, ये वहीं पर भोग विलास में लगा रहता था। इस बात को किसने देखा? रजिया सुल्तान ने देखा। तो जब बहुत सारे लोग वहाँ पर नमाज पढ़ रहे थे ना, तो रजिया सुल्तान ने जाकर वहाँ पर ऐसा भाषण दिया था कि जाकर रकनुद्दीन को मार दो और मुझे गद्दी पर बैठा दो। तो वो लोग इनकी बातों से इतना मतलब कहते हैं ना उत्साहित हो गए थे, और वो इतना जोश भर गया था उनमें, तो उन्होंने जाके इसको मार दिया और रजिया सुल्तान को गद्दी पर बिठा दिया था। अब देखिए, तो रजिया सुल्तान का टाइम पीरियड कब से कब तक आता है बच्चों? 1236 से लेकर 1240 तक। इसके बारे में एक बात और कही जाती है, अगर ये महिला ना होती ना बच्चों, तो ये बहुत अच्छा शासन करती। इसकी मृत्यु की एक ही वजह थी कि ये महिला थी। क्यों? उस समय पे उन लोगों को पसंद नहीं आया कि कोई महिला हम पर शासन करे। अब देखिए, तुर्की इतिहास की पहली मुस्लिम शासिका, इसको एशिया की भी पहली मुस्लिम शासिका कहा जाता है। अब ये इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया कुल्हा और चोगा धारण करती थी। कुल्हा एक जैकेट टाइप होती है और चोगा टोपी टाइप होता है। ठीक है। अब आगे देखिए, रजिया ने काले गुलाम याकूत को अमीर ए आखुर आयुक्त किया था। याकूत एक काला सा बंदा था, अफ्रीका का था, वो गुलाम था, और उसको अमीर ए आखुर, वही जो घोड़ों का अस्तबल का प्रमुख होता है, अमीर ए आखुर उसको कहा जाता है। अब अल्तुनिया के विद्रोह में यही जो याकूत है इसको मार दिया गया था। ही वॉज किल्ड इन रिवोल्ट ऑफ अल्तुनिया। ठीक है। अब देखिए, इसके खिलाफ होने वाले विद्रोह, यानी कि रजिया के खिलाफ कौन कौन से विद्रोह हुए बच्चों? अल्तुनिया का विद्रोह हुआ जो कि तबर हिंद और भटिंडा में हुआ था। रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 में कैथल में कर दी गई। ठीक है, इसकी हत्या कर दी गई। तो कैथल में ही रजिया का मकबरा है। जो जहाँ मरता है ज़्यादातर उनके मकबरे वहीं पर होते हैं। तो कैथल में ही रजिया सुल्तान का मकबरा है। ये हरियाणा जीके में पूछा जाता है। अब आगे देखिए, उसके बाद बारी आती है बहराम शाह की। उसने कब से कब तक शासन किया बच्चों? बहराम शाह ने 1240 से लेकर 1242 तक शासन किया। ये कौन था? इल्तुतमिश का पुत्र था, रजिया का भाई था। इसने अपना नायब ए मुमलिकात
एतगीन को नियुक्त किया। नायब ए मुमलिकात क्या है, एक नई पोस्ट बनाई प्रधानमंत्री की, पीएम की, ठीक है। और वो किसको बनाया, एतगीन को। लेकिन एतगीन महाराज क्या करते थे, ये महाराज तो कम पावर में रहते बहराम शाह में, और एतगीन को ज़्यादा आराम चाहिए था, तो इसने बहुत सारी सेना और बहुत सारे ऐशो आराम की चीज़ें वो इतनी रखता था जितने कि राजा भी नहीं रखता था। तो एतगीन से ऐतराज़ हुआ इस बात को बहराम शाह को, तो उसने क्या किया, एतगीन की हत्या करवा दी बच्चों, ठीक है। एतगीन की हत्या करवा दी गई। और तैयर के नेतृत्व में मंगोलों ने 1241 में फिर से आक्रमण किया। इस टाइम पे फिर से आक्रमण किया, एक बार पहले भी हुआ था। मसूद शाह 1242 से लेकर 1246 तक रकनुद्दीन फिरोज का पुत्र था ये, यानी कि उनके पोतों का भी नंबर आ रहा था। अब देखिए, फिशलू खान ने गद्दी प्राप्त करने में इसकी सहायता की थी। अब इसका भी टाइम पीरियड छोटा था, तो फिर से देखिए, नसरुद्दीन महमूद 1240 से लेकर 66 तक, ये कौन था, ये इल्तुतमिश का पुत्र था। सल्तनत काल का इसको औरंगजेब कहा जाता है, और ये टोपी सीकर जीवन व्यतीत करता था। ये टोपियां बनाता था बच्चों, ये क्वेश्चन भी आता है, टोपियां सीकर अपना जीवन व्यतीत करने वाला कौन था, नसरुद्दीन महमूद। और ये उन्हीं टोपियों से जो इनकम होती थी उसी में अपना खर्चा चलाता था। नायब ए मुमालिकात बलबन ने इसको कहा था। अब आगे देखिए, महमूद बलबन का दामाद था। ये कौन था बच्चों, महमूद बलबन का दामाद था। शमशी वंश का खात्मा किया और प्रथम इल्बरी वंश का भी खात्मा हो गया यहाँ पे। अब बलबन आया, बलबन ने क्या किया, इसका शासनकाल द्वितीय इल्बरी वंश की शुरुआत माना जाता है। जो इसका शासनकाल है द्वितीय इल्बरी वंश की शुरुआत माना जाता है, इसी को बलबनी वंश कहा जाता है। इसका पूरा नाम क्या था बच्चों, गयासुद्दीन बलबन। ये इल्तुतमिश का गुलाम था। इसका वास्तविक नाम क्या था, बहाउद्दीन। उपाधि क्या थी इसकी, उलूग खां, ये इंपॉर्टेंट है। इसकी उपाधि क्या थी बच्चों, उलूग खां। और ये किसने दी थी, महमूद ने दी थी इसको, ठीक है। अब आगे देखिए, अमीर ए शिकार बना। बहराम के समय में क्या बनाया गया, अमीर ए शिकार। अमीर ए आखूर बना, ठीक है। लोह एवं रक्त की नीति मेवातियों के खिलाफ अपनाई थी। इसका क्या मतलब है बच्चों, इन्होंने 3000 ना सैनिक मंगवाए बलबन ने, ठीक है। और वो सैनिकों को मेवात के जंगलों में छोड़ दिया, क्योंकि वो लोग क्या करते थे, लूटपाट करते थे। और वो जंगल इतने घने थे कि वो कभी पेड़ों पर चढ़ जाते, कभी कहीं छुप जाते, लाइट नहीं थी, कभी अंधेरा होता, तो वो ना पकड़ में ही नहीं आ रहे थे कभी भी। तो पहले तो इसने जंगल कटवाए, उसके बाद इन मेवातियों को मारा। और साफ सी बात है, इसको इतनी तलवारें प्रोवाइड की गई थी इनको कि लोह यानी कि तलवार का नाम था, और रक्त की नीति बस, और उनको ख़त्म करना है, तो इसलिए इसका नाम पड़ा था लोह एवं रक्त की नीति, और वो मेवातियों के खिलाफ अपनाई गई थी। अब देखिए, तुर्क ए चहलगानी का इसने अंत किया था, यानी कि वो जो 40 लोगों का ग्रुप बनाया था ना, उसको इसने ख़त्म कर दिया था। क्यों, क्योंकि वो लोग भी ज़्यादा पावरफुल हो रहे थे, ठीक है। अब आगे देखिए, इसने क्या किया, सिजदा यानी कि लोग उसके सामने झुकेंगे, और पाबूस यानी कि चूमना, और नौरोज का उत्सव, ये ईरानी एक उत्सव होता है, ठीक है। इसको स्टार्ट किया था उसने। पहली बार गैर इस्लामिक प्रथा दिल्ली सल्तनत में शुरू हुई थी। गैर इस्लामिक कौन सी हुई बच्चों, नौरोज वाली जो उत्सव है, इसको ईरानी उत्सव कहा जाता है, ईरान से ही, ठीक है। अब देखिए, फारसी पद्धति में दरबार का गठन किया गया, और सैनिकों के लिए नगद वेतन की इसने व्यवस्था शुरू की। इसने जो इक्ता प्रथा थी, लेकिन इसने क्या किया, नहीं मैं तो नगद वेतन दूंगा। इसने 2 विभाग बनाए बच्चों, कौन कौन से, बरीद ए ममालिक यानी कि गुप्तचर विभाग, जो सीक्रेट काम करता था, उनकी नज़र रखता था, और दीवान ए अज यानी कि सैन्य विभाग। अब बलबन ने न्याय विभाग की भी स्थापना की थी। और बलबन के समय में 1279-1285 में मंगोलों के आक्रमण हुए थे। तो 1279 में बंगाल में विद्रोह तुगलिन खान ने किया था। और यहाँ पर क्या किया था बच्चों, इसने सारी सेना को बंगाल में भेज दिया, बंगाल को ऐसे कवर कर लिया गया, और वहाँ पर बीच चौराहे में जो भी इनके विद्रोही थे बच्चों, उन सबको तख्ते पर, कील जो थी उन तख्तों में लगी हुई थी, और वहाँ पर उनकी गर्दन को लटका दिया गया, ताकि लोगों में ये मैसेज जाए कि वो लोग अपने राजा के खिलाफ कभी भी ना जाएं। अब देखिए, कैकुबाद कौन है, बलबन का पोता है। इसने किलोखरी का किला बनवाया था। उसके बाद आता है बच्चों कैमूर्स, यानी कि शमशुद्दीन द्वितीय। गुलाम वंश का अंतिम शासक इसी को कहा जाता है, कैमूर्स शमशुद्दीन का। आज की क्लास में तो बच्चों हम इतना ही पढ़ेंगे, कल की क्लास में हम खिलजी वंश को देखेंगे। तो चलिए, आज हमने जो भी किया है हम उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो और हमें यहीं पर सारी चीज़ें
याद हो जाए। हमने दिल्ली सल्तनत से स्टार्ट किया था जिसका टाइम पीरियड 1206 से लेकर 1526 AD तक है। इसकी मैंने आपको ट्रिक बताई थी, शक्तिशाली इंग्लिश में, और ये जीके तो सरल है। वैसे में एक और ट्रिक है, गुलाब खिले तो सांस लो, ऐसे है, गुलाब खिले तो सांस लो। और मैंने आपको इनके संस्थापक की ट्रिक याद करवाई थी, वो क्या है, कुत्ता जल गया खिज्र बकलोल, तो उससे क्या बनेगा, कुतुबुद्दीन ऐबक, जलालुद्दीन खिलजी, जल गया गयासुद्दीन तुगलक, और उसके बाद क्या आएगा, खिज्र खां, उसके बाद बहलोल लोदी, ये यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, गुलाम वंश जो है उसका टाइम पीरियड 1206 से 1290 तक है। गुलाम वंश के दूसरे नाम क्या है, दास वंश, ममलूक वंश और इलबरी वंश। तो गुलाम वंश में कुल शासक कितने हुए बच्चों, 11 हुए हैं। अब कुतुबुद्दीन ऐबक जो 1206 से लेकर 1210 तक इसने शासन किया था, यही गुलाम वंश का संस्थापक था। इसका जन्म 1150 में हुआ था और राजधानी इसकी लाहौर थी। अब आगे देखिए, सैन्य राजधानी इसने इंद्रप्रस्थ को बनाया था। ये गोरी का गुलाम था, इसे मिर्जा अजीज कोका से खरीदा था। गोरी ने इसे मिर्जा अजीज कोका से खरीदा था। मोहम्मद गोरी ने ऐबक को 2 उपाधियां दी थी, मलिक और सिपहसलार। कौन कौन सी दी थी, मलिक और सिपहसलार। ऐबक गोरी का दामाद भी बना और गोरी ने इसे शुरुआत में अमीर ए आखुर का पद दिया था। घोड़े के अस्तबल का ये प्रमुख होता है। अमीर ए आखुर क्या होता है, घोड़े के अस्तबल का प्रमुख होता है। लाहौर में इसकी मृत्यु हुई चौगान खेलते समय। ठीक है, और ऐबक के दूसरे नाम क्या थे, पील बख्श, लाख बख्श, कुरान खां और हातिम द्वितीय। कुरान खां और हातिम द्वितीय। ऐबक ने कभी भी अपने नाम का कोई सिक्का नहीं चलाया और न ही खुतबा पढ़वाया। ठीक है, खुतबा क्या होता है, प्रशंसा पत्र। ऐबक बख्तियार काकी का शिष्य था। बख्तियार काकी मोइनुद्दीन चिश्ती का शिष्य था। अब ऐबक के निर्माण कार्य क्या क्या थे बच्चों, उसने क्या किया था, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया जो कि दिल्ली में है। 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में है। कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया जो कि 72.5 मीटर की है। 1993 में इसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। अब देखिए, ऐबक को ही गुंबद कला और मेहराब कला का जनक कहा जाता है। ऐबक का दरबारी कवि कौन है, हसम निजामी, जिसकी पुस्तक कौन सी है, ताजुल मासिर। ऐबक का मकबरा कहाँ है, लाहौर में, इल्तुतमिश ने बनवाया। उसके बाद आराम शाह, इसको इल्तुतमिश ने हरा दिया था जूड के युद्ध में। ठीक है, अब आगे देखिए, इल्तुतमिश इसे गुलाम का गुलाम कहा जाता है। ही वॉज कॉल्ड स्लेव ऑफ स्लेव। इसकी टाइटल क्या है, अमीर उल उमरा। इसके पिता कौन है, इलम खां। इसकी कैपिटल क्या है, दिल्ली। इल्तुतमिश को दिल्ली में सल्तनत काल का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। ही वॉज सेड टू बी द रियल फाउंडर ऑफ सल्तनत पीरियड ऑफ इन दिल्ली। ठीक है, इल्तुतमिश ने इक्ता की प्रथा चलाई थी। तुर्क चहलगानी यानी कि 40 लोगों का जो ग्रुप होता था उसका इसने गठन किया था। आगरा में न्याय का घंटा लगवाया था। इल्तुतमिश के समय का इतिहास तारीख ए फिरोज शाही में लिखा है, जिसके लेखक कौन है बच्चों, बर्नी है। खलीफा से खिलाफत प्राप्त करने वाला पहला सुल्तान था। खिलाफत नहीं, खिलफत आएगा, यहाँ पर एक पोस्ट होती है। अब यहाँ पर क्या आएगा, तराइन का तीसरा युद्ध 1215 AD में यल्दोज को इल्तुतमिश ने हराया था। इसने मुद्राएं चलाई थी, एक तो जीतल और एक टंका। जीतल होता है तांबे का, टंका होता है चांदी का। इल्तुतमिश के समय में 1221 में मंगोलों ने आक्रमण किया था। ठीक है, उसका नेतृत्व चंगेज खान ने किया था। और इसने मकबरा शैली का जनक किसको कहा जाता है बच्चों, इल्तुतमिश को ही कहा जाता है। और इसने सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया अपने बड़े बेटे महमूद की याद में। ठीक है, टकसाल का नाम सिक्कों पर लिखवाया, यानी कि कहाँ से वो प्रिंट किए जाते हैं उसका नाम करवाया। और इसने क्या किया बच्चों, अतारकिन का दरवाज़ा जोधपुर में इल्तुतमिश ने बनवाया। अतारकिन का दरवाज़ा। इल्तुतमिश का एक दरबारी कवि था मिनहाज उल सिराज, और उसने एक पुस्तक लिखी थी तबकात ए नासिरी। इल्तुतमिश का मकबरा दिल्ली में इल्तुतमिश ने खुद ही बनवा दिया था। 1236 में इसकी मृत्यु हुई और इसने कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण कराया था। अब बारी आती है रकनुद्दीन फिरोज की। इसकी माँ कौन है, शाह तुर्कान है। पिता कौन है, इल्तुतमिश है। फिर रजिया सुल्तान का टाइम पीरियड आता है 1236 से लेकर 1240 तक। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार टाइम पीरियड भी पूछा जाता है। 40 में इसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, और कैथल में ही इसका मकबरा है, वहीं पर डेथ हुई थी।
अब देखिए, तुर्की इतिहास की पहली मुस्लिम शासिका, एशिया की भी बोला जाता है, भारत की भी बोला जाता है, दिल्ली की भी पहली शासिका, और ये क्या है, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका, ऐसे कहा जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इससे, ठीक है। ये इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया कुल्हा और चोगा धारण करती थी। रजिया ने काले गुलाम याकूत को अमीर ए आखुर आयुक्त किया हुआ था। तो लोगों ने ना ऐसे आपस में कानाफूसी चलती है ना, कानाफूसी का एक ऐसा अभियान सा चला लिया था कि ये तो याकूत को हरदम अपने साथ रखती है, कहीं भी जाती है उसी को रखती है, तो इनका कोई ना कोई संबंध है, कोई चक्कर चल रहा है। तो उसी के चक्कर में ना फिर यहाँ पर विद्रोह हुए थे। वो किसने किया था? एक विद्रोह अल्तुनिया ने किया था। वो जो 40 लोग थे ना, 40 सा जो बनाया था इसने, उनमें से एक था ये अल्तुनिया, ठीक है। फिर बाद में क्या हुआ, रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 को कैथल में कर दी गई थी, ठीक है। अब बारी आती है बहराम शाह की, 1240 से 42 तक। ये इल्तुतमिश का पुत्र था, रजिया का भाई था। इसने नायब ए मुमलिकात यानी कि प्राइम मिनिस्टर, पीएम नाम की एक प्रधानमंत्री नाम की एक पोस्ट बनाई थी, और वो एतगीन को नियुक्त किया था। और इसी एतगीन को बाद में ज़्यादा सुविधाएं, ज़्यादा ऐशो आराम के चक्कर में इसकी मौत कर दी थी, मार दिया था इसको। तैयर के नेतृत्व में मंगोलों ने 1241 में यहाँ पर आक्रमण किया था मंगोलों ने। अब उसके बाद बारी आती है मसूद शाह की, 1242 से लेकर 1246 तक। रकनुद्दीन फिरोज का पुत्र है, और ये इसने किशलू खां ने इसको गद्दी प्राप्त करने में सहायता की थी, ठीक है। नसीरुद्दीन महमूद 1246 से लेकर 1266 तक। इल्तुतमिश का पुत्र है ये। सल्तनत काल का औरंगजेब इसी को कहा जाता है, और ये टोपियां सीकर अपना जीवन व्यतीत करता था, बहुत ही सादा सरल जीवन व्यतीत करता था। नायब ए मुमलिकात बलबन ने इसको कहा था, ठीक है। अब महमूद बलबन का दामाद था। ये क्या था? बलबन का दामाद था। शमशी वंश का खात्मा हुआ, और प्रथम इलबरी वंश का भी खात्मा फिर यहाँ पर हो जाता है। अब बलबन का टाइम पीरियड आता है 1266 से लेके 1287 तक, ठीक है। इसका शासनकाल द्वितीय इलबरी वंश की शुरुआत माना जाता है। बलबनी वंश भी इसको कहा जाता है। पूरा नाम इसका क्या है? गयासुद्दीन बलबन। ये इल्तुतमिश का गुलाम था। वास्तविक नाम क्या था इसका? बहाउद्दीन था। और इसने उपाधि कौन सी ली थी? उलुग खां की। ये इंपॉर्टेंट है। बलबन ने कौन सी उपाधि ली थी? उलुग खां की। अब देखिए, अमीर ए शिकार बना, इसके टाइम पे बलबन ने बनवाया। अमीर ए आखुर बना। लो एवं रक्त की नीति इसने मेवातियों के खिलाफ अपनाई। तुर्क ए चहलगानी का अंत किया। उन लोगों को बहुत बुरी मार मारा था इसने। सिजदा झुकना, पाबोस चूमना और नौरोज उत्सव की शुरुआत इसने करवाई थी। पहली बार गैर इस्लामिक प्रथा दिल्ली सल्तनत में लागू हुई। फारसी पद्धति में दरबार का गठन किया गया, और सैनिकों के लिए नगद वेतन की व्यवस्था स्टार्ट की गई। इसने 2 विभाग बनाए बच्चों। क्या नाम था? बरीद ए ममालिक गुप्तचर विभाग, दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग। बलबन ने न्याय विभाग की स्थापना की थी, और बलबन के समय पे 1279-1285 में मंगोल आक्रमण हुए थे। 1279 में बंगाल का विद्रोह और तुगरिल खां ने किया था, ठीक है। और उसको बहुत बुरी मौत मरवाया था। उसकी स्किन को ऐसे छील दिया था, और फिर उसमें घास भरवाई, और उसको सारे बाजार में घुमाया गया और मार दिया था। अब उसके बाद बारी आती कैकुबाद, बलबन का पोता। इसने किलो खरी का किला बनवाया। उसके बाद कैमुर्स शमशुद्दीन द्वितीय गुलाम वंश का अंतिम शासक था। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। तब तक के लिए आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिएगा। यहाँ पर पीडीएफ से रिवाइज कीजिए, और जितना हो सके इन चीज़ों को एक बार याद कर लीजिएगा। ये आपको बहुत काम आएगी। ये जो टाइम पीरियड है ना, ये बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करता है। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और RJM स्टडी चैनल पर बने रहिए, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।